हेलो, वेलकम टू कैम बायो। ये ल्यूसेंट की बुक की पीडीएफ है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक टीचिंग एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, आपने इस बुक के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसके अंदर आपका जनरल नॉलेज वाला पूरा क्वेश्चन कवर अप होता है। तो हम इस वीडियो के अंदर केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, बच्चों को ल्यूसेंट की बुक होती है उनके पास और उन्हें नहीं समझ में आता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज काफ़ी डिटेल में चीज़ें दी होती हैं और आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तो एमसीक्यूज फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री आपको डिस्कस करवाने वाली हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। हम इंट्रोडक्शन यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको मैं सारा बताऊंगी कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और किस तरीके से एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। तो ये वीडियो आपको उस वे में हेल्पफुल करेगी। तो अब हम इसे स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको वो बता देती हूँ ताकि आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए केमिस्ट्री, अगर आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी वाइड में चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री हमारी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं, हम कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं एंड फिजिकल एंड केमिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री साइंस की एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैटर क्या होता है एंड ऑल जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, बट अभी आप जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो आप इसे समझो। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो वहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि लेवॉन्शियर कौन है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है। तब आपको ध्यान रखना है कि जो लेवॉन्शियर हैं वो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं हमारे। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि मैटर क्या होती है। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। समझ में आया, मैटर क्या है, कोई भी चीज़ जिसका अपना स्पेस है और उसका अपना मास है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, एनीथिंग जो कि आपका कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। फॉर एग्जांपल आपकी कॉपी है तो आप उसे कहीं रखोगे तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और इटसेल्फ उसका अपना मास भी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि मैटर क्या है, कोई भी चीज़ जिसका अपना मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारे मैटर है, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि मैटर क्या है और आपको ये भी पता चल गया, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। इतना क्लियर है। अब हम ये बात करते हैं यहाँ पर कि भैया मैटर बना किससे होता है। मैटर तो पता चल गया कि ये चीज़ मैटर होती है, ये सारी चीज़ें हमारी मैटर के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो मैटर हमारा बना किससे होता है, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे, मैटर इज कम्पोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल्स नोन एज एटम। अब अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ आपको, उसे आप एज अ केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन करके यहाँ पे नोट कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। नोट्स भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि जो मैटर है वो किससे मिल करके बना होता है, हमारा एटम से मिल करके बना होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो एटम वर्ड है ये किसने दिया था, तो ये डेमोक्रिटस थे, जिन्होंने क्या बोला कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे हमारा बैटर बना होता है उसे हम बोलते क्या है, एटम बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया, ये सारे पॉइंट क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये चार्ट दे रखा है। बेसिकली जो वीडियो है इसके अंदर हम इस चार्ट को कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है आपको। अब ये जो फर्स्ट चैप्टर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते कि ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही आपका जो पूरी केमिस्ट्री है उसकी स्टार्टिंग होगी। अब बाद में आपसे कोई जैसे पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, वहाँ पे आपसे बोलने लगे कि मेटेलिक नॉन मेटेलाइट्स क्या होते हैं और आपको वो समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो मैटर है इन्होंने इसे 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस आ जाएंगे। फिजिकली आप किस तरीके से चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हो, इसी फॉर्म में कर सकते हैं हम कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो हम बहुत बेसिक से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। और अगर बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, मिक्सचर। और मिक्सचर को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अभी ये आपको इनका मतलब भी समझ में आएगा, पहले इस चार्ट को देख लो ध्यान से। देन और हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस, यानी कि जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, प्योर सब्सटेंस होगा या फिर मिक्सचर होगा। मिक्सचर है तो होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। अब अगर सब्सटेंस प्योर है, यानी कि प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासीफाई कर रखा है एलिमेंट में एंड
कंपाउंड में। इतना क्लियर हो गया। अब एलिमेंट है तो वो कैसा होगा, मेटेलिक भी हो सकता है, मेटेलाइट्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक भी हो सकता है। इसके बाद अगर बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इतना आपको क्लियर हो गया। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मैटर वाले पार्ट का। तो हमने क्या पढ़ा कि मैटर को हम फिजिकल और केमिकल बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं। फिजिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत स्टार्टिंग से। केमिकली अगर हम बात करें तो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट को फिर से हमने क्लासीफाई कर रखा है मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइट्स, और कंपाउंड को ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इतना तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं सॉरी। तो अब बात करते हैं जरा सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट की अगर कोई एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी जिससे आप बहुत अच्छे से सॉलिड को डिफाइन कर सकते हो, वो हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आप इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वुडन ब्लॉक है। अब आपको उस वुडन ब्लॉक को किसी चीज़ के अंदर फिट करना है। फॉर एग्जांपल एक ग्लास के अंदर रखना है, तो आप उस वुडन ब्लॉक की शेप तो चेंज नहीं कर सकते। उसकी जो शेप है वो शेप वैसी की वैसी ही रहेगी। वैसे ही आपको उसे किसी भी चीज़ के अंदर फिट करना होगा। बट अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है, उसकी शेप आप जैसी भी ऑब्जेक्ट में डालोगे वैसी ही वो शेप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर है, तो वाटर को आप बॉटल में भी फिल कर सकते हो, तो वो उसकी शेप ले लेगा। ग्लास में रख रहे हो तो ग्लास की शेप ले लेगा। लेकिन हम बात करें सॉलिड स्टेट, फॉर एग्जाम्पल आइस से ही आप इसे रिलेट कर सकते हो, तो आइस की शेप चेंज नहीं हो सकती इन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जिसमें भी आप डाल रहे हो। समझ में आ रहा है ये चीज़ आपको? जैसे यहाँ पर भी इन्होंने वुड, ब्रेक, कॉपर, ये सारे हमारे क्या है, सॉलिड हैं। ठीक है, पे आप देख सकते हो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, विच मीन्स दैट दे कैन नॉट बी कंप्रेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर। यानी कि आप जब उन पर प्रेशर अप्लाई करोगे उन्हें आप कंप्रेस नहीं कर सकते। देन आपको इसके मैंने एग्जांपल्स बताई दिए, मेटल, वुड, ब्रिक, कॉपर एक्सेट्रा। लिक्विड स्टेट की अब बात कर लेते हैं। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, इनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट डेफिनेट शेप नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप जिस भी कंटेनर के अंदर डालोगे वही चीज़ देखो यहाँ लिखी भी है कि वो उसी की शेप ले लेगा। यानी कि इनका डेफिनेट वॉल्यूम तो है, वॉल्यूम तो होता है ना, आप कोई भी लिक्विड में चीज़ मेजर कर सकते हो, तो इनका डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। तो वाटर, मिल्क, ऑयल, अल्कोहल इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं गैसियस स्टेट की। तो ना तो इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही इनका डेफिनेट शेप होती है। इट कैन बी compressed टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड आल्सो टेक द शेप ऑफ द कंटेनर वेयर इट इज़ इंक्लोज। तो इसका क्या मतलब है कि आप इस पर जब प्रेशर अप्लाई करोगे, तो जैसे सिलेंडर होते हैं, आपके गैस सिलेंडर्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी गैस होती है, तो उन्हें हमने क्या करा होता है, उन पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर अप्लाई करके उन्हें कंप्रेस कर दिया जाता है। तो सॉलिड को तो हम प्रेशर अप्लाई करके उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन हम गैसेस स्टेट जो होती हैं, गैसेज होती हैं, उन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको ये शॉर्ट में इन तीनों का डिफरेंस बताऊं, तो आप बस इसे ऐसे समझ लो। सॉलिड में क्या याद रखोगे आप कि इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। लेकिन लिक्विड के अंदर डेफिनेट शेप नहीं होती बट डेफिनेट वॉल्यूम तो होता ही है। और गैसेस के अंदर ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देख लो इसके एग्जाम्पल, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारे हमारे गैसेस स्टेट के एग्जाम्पल हो गए। तो अब हमने क्या पढ़ लिया है यहाँ पे, अगर हम बात करें इस चार्ट को देखें, तो मैटर हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ा हमने मैटर के बारे में कि कोई भी चीज़ जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करे और अपना मास हो, उसे हम मैटर बोलते हैं। फिर हमने उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकली देख करके हम उसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो हमने वो भी पढ़ लिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, इसे आगे देखते हैं कि कैसे आप सॉलिड, लिक्विड और गैसियस जो स्टेट है, वेपर स्टेट को हम गैसियस स्टेट भी बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में कंफ्यूज मत हो जाना कि वेपर कहाँ से है, तो गैसियस स्टेट का ही अनदर नेम है। इतना क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो, जो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट, इन्हें ये आपस में, ये वाला जो आपको साइन दिख रहा होगा, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उन्हें पता भी होगा। 11th-12th में अगर आपके पास केमिस्ट्री थी तो इस साइन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम का साइन बोलते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से लगा हुआ है या तो इस तरीके से लगा होगा, तो यानी कि डबल साइडेड एरो जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं कि ये जो स्टेट है वो आपस में इक्विलिब्रियम में है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा सॉलिड है इसे हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को वेपर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट और कूल करके। ठीक है, इसी को इन्होंने इस एग्जाम्पल से भी बता दिया है, जैसे कि आइस, वाटर एंड वेपर। तो यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है, अगर आइस तो वो हमारा सॉलिड के अंदर आ गया अगर आइस है, और अगर वाटर है तो वो लिक्विड के अंदर आ गया, और अगर आपने उसका वेपर बना दिया तो वो गैसेस स्टेट के अंदर आ गया। इतना क्लियर है। फिर ये तीनों स्टेट हैं आपकी। और फोर्थ स्टेट ऑफ ए मैटर इज अ प्लाज्मा स्टेट एंड द फिफ्थ स्टेट ऑफ ए मैटर बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। अब देखो, आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तो सबको पता होता है कि भैया मैटर की 3 स्टेट होती हैं, बट
प्लाज्मा भी मैटर की है एक स्टेट है, और एक बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट है, वो भी हमारी मैटर की ही स्टेट है। अब बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा स्टेट क्या होती है। तो प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, यानी कि वो पार्टिकल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। दिस पार्टिकल आर इन अ फॉर्म ऑफ आयनाइज गैसेस, आयनाइज गैस की फॉर्म में होते हैं। वहाँ पे हमने पढ़ा था नॉर्मल वो गैसेस स्टेट में थे, पर यहाँ पे कैसे हैं, आयनाइज्ड गैसेस। तो आपको ये आयनाइज वर्ड को ध्यान रखना है। प्लाज्मा कैन अकर व्हेन मैटर इज हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर, जब हम मैटर को बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं वहाँ पर हमारी कौन सी स्टेट आ जाती है, प्लाज्मा स्टेट आ जाती है। द मैटर इन अ प्लाज्मा स्टेट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्री हाईली एनर्जेटिक हाईली एक्साइटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। तो अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं प्लाज्मा से, देखो क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस का आप क्वेश्चन ईजिली खुद भी सोच सकते हो कि भैया क्या पूछेंगे और इनका आंसर कैसे देना है। तो वहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया, पर प्लाज्मा के अंदर ये काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होती कि ये भी एक स्टेट है। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप प्लाज्मा स्टेट आपको दे देंगे कि प्लाज्मा स्टेट इज डिफाइन एज, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए जहाँ पर हाईली एनर्जेटिक हाईली एक्साइटेड लिखा हो, या फिर जब हम मैटर को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ले जाकर हीट कर सकते हैं तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है, या फिर आयनाइज गैसेस। तो इन सब का आंसर क्या आ जाएगा आपका, प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा स्टेट है कहाँ पर प्रेजेंट होती है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब नियॉन साइन बल्ब्स कंटेन इनर्ट गैसेस, when electrical current is passed through ionize them they producing a glowing plasma। तो यहाँ पर हमारे जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स वगैरह होती हैं उनके अंदर CFL ट्यूब्स जो हैं उनके अंदर हमारा क्या होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया कि जो प्लाज्मा है ये भी मैटर की ही स्टेट है। जब हम मैटर को बहुत ज़्यादा हाई हीट पे हीट कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे तब ये फॉर्म होती है। इसमें आयनाइज गैसेज होती हैं, चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, या हाईली एनर्जेटिक होते हैं, हाईली एक्साइटेड होते हैं। अब प्रेजेंट कहाँ होते हैं तो आप बोल सकते हो, आपसे पूछ सकते हैं कि CFL ट्यूब जो है वो किस वजह से ग्लो करती है, या उसमें ऐसा क्या प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है दैट मेक्स CFL ट्यूब ग्लो। इतना क्लियर हो गया, तो इसे आप नोट कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्टेट देख लेते हैं, बॉन्स आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, द बोन्स आइंस्टीन स्टेट इज फॉर्म बाय सुपर कूलिंग ऑफ ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। प्लाज्मा में हम क्या कर रहे थे, हम उसे बहुत ज़्यादा हीट कर रहे थे मैटर को, तब वो फॉर्म हो रहा था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास गैस है उसे हम सुपर कूलिंग बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर रहे हैं, ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी तक लेकर के आ रहे हैं, अबाउट 100,000 of the density of the normal air to super low temperature. This process is known as Bose-Einstein condensation। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जब हम गैस को सुपर कूल कर देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे ले आते हैं उसे, तो वहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाती है, हमारी Bose-Einstein कंडेंसेशन स्टेट। इतना क्लियर हो गया। तो इस वीडियो को अभी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, इस वीडियो के अंदर अगर मैं आपको शॉर्ट में स्टार्टिंग से बताऊँ, क्योंकि अगर मैं अभी आपको ये केमिकल क्लासिफिकेशन भी बता दूंगी तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हम इसे पार्ट में पढ़ेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने ख़त्म ही कर दिया है, केमिकल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे, तो ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बट हम ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है और फर्दर जो सारे चैप्टर्स हैं वो जो कवर करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स किस तरीके से आ रहा है, उसके बेस पे हम देखेंगे कि टेस्ट आ रहा होगा तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज हम इसे यहीं तक रखेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर से बताना कमेंट करके, सो दैट मैं आपके आगे के पोर्शन है चैप्टर का वो कवर करूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, देन हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो। वो सभी स्टूडेंट जो कि ल्यूसेंट बुक पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं समझ में आ रही है, तो ये ल्यूसेंट की ही बुक है जिसमें से हम केमिस्ट्री वाले पोर्शन को स्टार्ट करा है हमने, तो आप उन्हें ये शेयर कर सकते हो सो दैट वो पढ़ सकें यहाँ से। एंड नाउ थैंक यू एंड बाय बाय।